अरे भाभी ग्रुप किस सेक्टर को अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन मानता हम समझते हैं कि रियल एस्टेट, तो जिस सेक्टर में आपका लेवरेज कम होगा आपका, तो वो सेक्टर जो है जो आपको सरवाइव कर जाता है। अनस्टेबल हुई तो फिर वो वापस नहीं रिकवर करेगी। ठीक है, मेरे जैसे वालिद साहब कहते हैं कोई भी इंडस्ट्री में जाएं तो 10 साल का पीरियड होता है आपका उसके लिए। है? काशिफ भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? हम लोग सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान से आए हैं। आप हमारी आवाम को बताएं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। मेरा नाम जो है काशिफ हबीब है, और हमारा एक आरिफ हबीब ग्रुप जो मेरे वालिद साहब के नाम से है। और इस वक्त इस ग्रुप के अंदर जो है हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसमें ब्रोकरेज हाउस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, जो है इसके अलावा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में जो है फर्टिलाइजर है, सो ये स्टील है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, फिर विंड पावर है, इसमें 50 मेगावाट विंड पावर है। हम जो रियल इस्टेट के अंदर हैं, रियल इस्टेट में रीट्स का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हम कर रहे हैं कवर। और नया नाज़ाबाद एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसको हम कवर कर रहे हैं सर। और अभी PIA का जो है कंसोशियम, उस कंसोशियम को जो है मेरे वालिद साहब ही लीड कर रहे थे, तो वो एक बड़ी ट्रांजैक्शन है। आरिफ हबीब ग्रुप की सक्सेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? हाँ, मुझे लगता है कि हम शुरू से जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रहे हैं। उसमें हमारा स्टॉक एक्सचेंज में मेन हमारी स्ट्रेंथ थी, और फिर म्यूचुअल फंड था। लेकिन हमने जब अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और हम इंडस्ट्री के अंदर चले गए, रियल इस्टेट के अंदर चले गए, तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। क्योंकि जब आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, तो हमने देखा पाकिस्तान के अंदर कभी कुछ सेक्टर आपका बेहतर होते हैं, कभी कोई सेक्टर बेहतर होते हैं। तो आपको डाइवर्सिफाइड हो पोर्टफोलियो, तो अगर कोई जो है पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या सेक्टर उस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा, तो दूसरा सेक्टर फिर उसको कवर कर लेता है। वाह, कि आज आरिफ हबीब ग्रुप किस सेक्टर को अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन मानता है? हम समझते हैं कि रियल इस्टेट। रियल एस्टेट क्योंकि रियल इस्टेट में देखें दो एडवांटेज हैं। एक तो ज़ाहिर है कि हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा पाकिस्तान में रियल इस्टेट जो है ऊपर ही जा रहा होता है अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट की जाए रियल इस्टेट पे। और दूसरा ये कि हम एक इसलिए भी इससे अच्छा समझते हैं कि ये बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपका उससे लिंक है। आपका 35 इंडस्ट्रीज लिंक है। इसमें स्टील हो गया, इसमें मार्बल्स हो गए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपका जो कि रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन होती है उसको जो है प्रोवाइड करती हैं। तो रियल इस्टेट हम समझते हैं कि जब रियल इस्टेट किसी मुल्क में बढ़ेगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रियों को फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है आपका, और हम उसमें अच्छा ग्रोथ भी देख रहे हैं सर। किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले 3 चीजों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या देते हैं? एक तो हम ये देख रहे होते हैं कि एंट्री, बैरियर ऑफ एंट्री, मतलब कि उस सेक्टर में कितना आसान है हर किसी का एंटर होना। ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि उस सेक्टर में जाया जाए जहाँ पे आपका एंट्री बैरियर हो, आपका उतना आसान नहीं हो हर किसी का आना। ठीक है। दूसरा ये देखा जाता है कि क्या वो एक उसकी एक डिमांड जो है उस मुल्क के अंदर क्या एक सस्टेनेबल तरीके पे है या नहीं, मतलब कि वो कमोडिटी हो जो कि एक नेचुरल इसकी डिमांड है। जैसे आपका सीमेंट देख लें, वो घर बनेंगे तो डिमांड होगी आपका। अब फर्टिलाइज़र है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पे पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर है आपका, वो डिमांड हमेशा रहेगी आपका। उसमें कंपटीशन तो हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकते हैं सीमेंट के अंदर, लेकिन ये एक ऐसी नेसेसिटी है आपका जो कि इसकी डिमांड रहनी है। तो हम ये भी देखते हैं कि क्या ये नेसेसिटी लोगों की वो वाला सेक्टर है या नहीं है आपका। तो आरिफ हबीब ग्रुप की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है? इकोनॉमी अनस्टेबल होती है तो हमारा बहुत इस वक्त फोकस होता है कि लेवरेज को कम करें, लेवरेज को कम से कम रखें हम इस वक्त। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा साइकिल्स आते हैं, कभी इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाते हैं, कभी एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है। तो जिस सेक्टर में आपका लेवरेज कम होगा आपका, तो वो सेक्टर जो है आपको सरवाइव कर जाता है। दूसरा हम ये देखें जब इकनॉमी अनस्टेबल हो तो खुद जो स्पॉन्सर होता है वो भी अपनी इक्विटी इंजेक्ट कर देता है उस कंपनी के अंदर कि ताकि वो स्टेबल रहे उस वक्त कंपनी। क्योंकि देखें यहाँ पे होते हैं साइकिल होते हैं, ये नहीं होता कि कोई इकोनॉमी
अनस्टेबल हुई तो फिर वो वापस नहीं रिकवर करेगी। ठीक है, मेरे जैसे वालिद साहब कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री में जाएं तो 10 साल का पीरियड होता है आपका उसके लिए। कभी, क्योंकि मेरे वालिद साहब को बहुत ही शौक है क्रिकेट खेलने का, तो वो ये कहते हैं कभी तो हो सकता है कि पहले बैटिंग आ जाए तो वो छक्के लग जाए आपका, कभी जो आपकी फील्डिंग आ जाती है तो आपको फिर वेट करना होता है। तो बड़ा सब्र व तहम्मुल से, इंडस्ट्री सब्र व तहम्मुल का काम है। लेकिन हमने देखा है कि ओवरऑल 10 साल के साइकिल में जो है ऊपर नीचे एवरेज हो के 10 साल के साइकिल में नॉर्मली आपकी इन्वेस्टमेंट निकल जाती है। काशिफ भाई, आप लोगों ने बड़ी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट भी किया हुआ और आप लोग ओन भी माशाल्लाह से बहुत इंडस्ट्रीज करते हैं, तो आप लोग इसको मैनेज कैसे करते हैं? मतलब आप लोग कोई मसला रुकावट, ये आप कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? हमारा बहुत फोकस है ग्रुप का ह्यूमन रिसोर्स पर। हम समझते हैं कि अच्छी ह्यूमन रिसोर्स को रखना, अट्रैक्ट करना, और हम समझते हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छे पोटेंशियल लोग मौजूद हैं आपका, तो फोकस उन पे होता है कि हम अच्छी ह्यूमन रिसोर्स रखें, अच्छे लोग रखें, अच्छे प्रोफेशनल्स रखें। वो असल तो वही चलाते हैं ज़ाहिर है आपका, तो हमारा फोकस ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत। एक एडवाइस जो आपको मिली हो और आप आवाम को देना चाहते हैं, वो एडवाइस क्या होगी? वो एडवाइस ये होगी कि जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है कि वो हमेशा मुल्क को पहले रखते हैं आपका, कि मैं अपने मुल्क को कैसे फ़ायदा पहुंचा। देखें, इंसान है ना, वो जितना भी कमा ले आपका, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वक्त की रोटी खा लेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। उनका ये होता है कि यार ये मुल्क ने मुझे दिया है, मैं मुल्क को वापस करूँगा, और उसका तरीका ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। इस वक्त हम समझते हैं कि सबसे बेहतरीन आपका चैरिटी डोनेशन ये है कि लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ आपका। ये एक तो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा कि आपको पैट्रियटिज़्म, हुब्बुल वतनी, उनका बहुत ज़ोर है उसमें। और दूसरा ये है कि इंटीग्रिटी पे, कि भाई हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। सच बोलने में कभी नुकसान भी हो जाए तो, लेकिन सच बोलो आपका, झूठ नहीं बोलो, धोखा नहीं दो। ये एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जाए तो देखें, वो ये भी वालिद साहब कहते हैं, देखें कि दीन है ना, दीन हमें कहता है भाई सच बोलो, धोखा नहीं दो आपका। और वही चीज़ें हम दुनिया में भी इम्प्लीमेंट करें तो दुनिया भी यही कहती है भाई कारोबार करो, सच बोलो, धोखा नहीं दो आपका। तो उसी चीज़ों में कामयाबी है सर। बहुत अच्छी बात की है, बहुत ज़बरदस्त एडवाइस मिली आपकी तरफ से। काशिफ भाई, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।